हेलो बच्चों। वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आज का टॉपिक है बैंकिंग। इस टॉपिक की खासियत यह है कि दिस टॉपिक इज अटैच्ड विथ मनी। तुम लोगों ने देखा होगा यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। पर क्योंकि बहुत सारी बुक्स में, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में, रिफ्रेशर्स में स्पेशली मनी और बैंकिंग को अलग अलग चैप्टर बताया हुआ है। सो आर मेंटल फ्रेमवर्क सेज कि बैंकिंग इज अ डिफरेंट चैप्टर। कोशिश करना इसको मनी बैंकिंग एक साथ बना के चलना। मनी तुम लोग पढ़ चुके हो, अब तुम लोग बैंकिंग पे हो। नाउ द बैंकिंग इज, मैं इसको टू टॉपिक चैप्टर बोलता हूं। बेसिकली दो टॉपिक का एक कंबाइंड चैप्टर है बस। तो पहला टॉपिक जो है मनी में, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये मेजर टॉपिक है। अच्छा, जितने फंक्शंस तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं उन फंक्शंस में एक चीज याद रखना, सीक्वेंस कोई भी रखो, लास्ट वाला जो फंक्शन है दैट इज, जो लास्ट का फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, उसको बस लास्ट में ही रखना। मैं रीजन बताऊंगा क्यों। पहले हम चारों फंक्शन एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो चार फंक्शन के बाद फिफ्थ फंक्शन पे हम लोग आएंगे। फिफ्थ फंक्शन को फिफ्थ ही रखना। पढ़ाई करने में, प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन बनने वाला, उसको अलग उठा के रख देते हैं, उसको बीच में कहीं मढ़े तो पहला रख दो या लास्ट रख दो। ठीक है, एक एक करके सारे फंक्शन देखते हैं। पहले नोट डाउन कर लो सारे फंक्शन। फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी, सेकंड इज बैंकर्स बैंक, then banker to the government, then custodian of foreign exchange reserve, the last is credit control instruments by commercial bank। ये फंक्शंस हैं, पांच के पांच फंक्शंस। तो एक एक करके डील करते हैं इससे। फर्स्ट, द फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी। ना, बीइंग करेंसी अथॉरिटी, आरबीआई सारे करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है, इशू करती है। करेंसी का सर्कुलेशन आरबीआई देखता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ये चीज जरूर लिखना, मैं स्टार मार्क कर देता हूं कि 1 रुपी नोट इज नॉट इशूड बाय आरबीआई। इट इज इशूड बाय, नोट या कॉइन्स दोनों मान लो, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ब्रांच, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करता है, साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। जैसे आरबीआई के करेंसी नोट पे जो आरबीआई इशू करता है उस पे गवर्नर साइन करता है, यहां पे जो साइन है वो कौन इशू करेगा? दैट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। याद रखो। इसके अलावा मतलब 2 से लेके 2000 तक के नोट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये करेंसी अथॉरिटी का मतलब हुआ। तो कोई पूछेगा व्हाट इज करेंसी अथॉरिटी, दिस इज व्हाट करेंसी अथॉरिटी इज। इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि दिस इज व्हाट करेंसी अथॉरिटी। अब दूसरा, करेंसी अथॉरिटी होने से फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है, आरबीआई अगर करेंसी अथॉरिटी, व्हाट एडवांटेज इज देयर, हमें लिखना तो पड़ेगा ना आंसर में। सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम 3 एडवांटेजेस लिखेंगे। उसको पैराग्राफ वाइज ही फ्रेम कर देना कि करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि भाई आरबीआई इशू करता है करेंसी, मतलब ये है, इसका फायदा ये है, सबसे पहला फायदा कि अगर आरबीआई इशू करे सो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। सोचो, इस देश में एक ही संस्था है, एक ही इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी को इशू कर रहा है। सो करेंसी यूनिफॉर्म होगी। हमें टेंशन नहीं होगा कि हम कौन सी करेंसी प्रेफर करें। यार ये करेंसी अच्छी लग रही है, यार ये तो ब्लू कलर की है, ये ग्रीन है, लेट्स गो फॉर ग्रीन फर्स्ट। बहुत दिनों से इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये मजाक था वैसे, पर इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए करेंसी अथॉरिटी यूज करते टाइम। तो एक यूनिफॉर्म करेंसी हो गई, मेंटली वी आर फ्री। यस, दिस द स्टैंडर्ड करेंसी। यूनिफॉर्मिटी गिव्स यू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सेकंड तुम लोग लिख सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन, पर वो यूनिफॉर्मिटी का ही फर्दर पॉइंट है, इसलिए उसको अलग से मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ यार मुझे लिखना है तो लिख सकते हो। देन सेकंड इज, जो सेकंड करेंसी अथॉरिटी का फायदा है वो है ट्रस्ट। एक ही अगर करेंसी अथॉरिटी होगी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार, तुम अगर सोचो किसी बैंक का चेक लेके जाते हो, चेक भी काइंड ऑफ मनी है, लेकिन उस पर ट्रस्ट वीक है क्योंकि उसकी अथॉरिटी सिंगल नहीं है, उसकी अथॉरिटी ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट नहीं दिया हुआ है कि यार तुम ही करेंसी इशू करो। सो यहाँ पे ट्रस्ट आता है। आई एक्सेप्ट आरबीआई की करेंसी सो इजीली किसी भी और चीज से, क्योंकि मुझे पता है ये करेंसी कहीं पे भी वर्क करेगी, क्योंकि एक ही बॉडी है जो करेंसी इशू कर रही है। सो ट्रस्ट बिल्ड हो गया आरबीआई की करेंसी पे, यूनिफॉर्मिटी आ गई। थर्ड, इजी टू चेक
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को चेक करना है, कंट्रोल करना है, तो एक करेंसी सिस्टम पे इजीली काम होता है। यार मुझे पता है हमें सिर्फ करेंसी सिस्टम को रोकना है, हमें मल्टीपल करेंसी सिस्टम्स को नहीं रोकना है। तो चेक बहुत इजी हो जाता है, मेंटेन हो जाती है चीजें, आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। 3 पॉइंट्स के बेसिस पे यू कैन एक्सप्लेन अ शॉर्ट पैराग्राफ। 3 नंबर का एक पैराग्राफ आता है, व्हाट इज करेंसी अथॉरिटी पे आरबीआई, सो इन इजीली एक्सप्लेन ये क्या हुआ, क्या है, ये क्या हुआ, क्या फायदा है। ठीक है, इसको ऐसे ही देखना। नेक्स्ट इज बैंकर, बैंकर्स बैंक। ठीक है, सो बैंकर्स बैंक फंक्शन क्या हुआ आरबीआई का, सबसे पहले याद रखना, जो रिलेशनशिप हमारा आरबीआई के हमारा सेंट्रल कमर्शियल बैंक के साथ होता है, मतलब मैं कमर्शियल बैंक से जो रिलेशनशिप मेंटेन करता हूं, आई डिपॉजिट मनी देयर, आई टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, वो मेरे लिए एजेंसी फंक्शन का काम करता है, मेरे बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है। ऐसी बहुत सी चीजें जो मैं कमर्शियल बैंक से डील करता हूं, सेम चीज कमर्शियल बैंक आरबीआई से डील करता है। सो रिलेशनशिप पहले क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। रिलेशनशिप इज what public is to commercial bank is to reserve bank of India or central bank in our nation. This is the relationship of commercial bank with RBI. So हमें याद रहेगा सेम रिलेशनशिप है जो हम करते हैं। तो रिलेशनशिप सेम है तो बहुत सारे फंक्शन सेम मिल जाते हैं। लाइक द फर्स्ट फंक्शन इज डिपॉजिट एंड lending. Deposit function and lending. They accept deposit and they lend money to commercial bank as a loan function. दूसरा, agency function. Now what is agency function? आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। वैसे ही है, तुम्हारे बिहाफ पे बहुत सारे पेमेंट्स, तुम्हें किसी को ईएमआई पे करना है, किसी किसी बैंक को, तुम्हें किसी कार्ड के लिए ईएमआई पे करना है, तुम्हें किसी किसी कोई भी पेमेंट करने, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, तो बैंक तुमसे पूछता है डू यू वांट टू पे दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, डीटीएच रिचार्ज करना है, सो तुम बैंक में एक ऑप्शन सेट करके छोड़ दो कि आई विल पे दिस, है ना, इंश्योरेंस पे करना है, पेंशन के लिए पे करना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो तुमने बैंक में एक स्कीम सेट करके रख दी कि मुझे पे करना। अल्टीमेटली तुम्हारे बिहाफ पे बैंक ही तो पे कर रहा है, तुमने चेक दिया बैंक के नाम पे कि यार मेरे बिहाफ पे चेक उसके अकाउंट में डाल दो, बैंक कर देगा। सो दिस इज एजेंसी फंक्शन, मतलब तुम्हारे बिहाफ पे बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। वैसे आरबीआई भी एजेंसी फंक्शन करता है। कॉल मनी मार्केट में एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन लिया एक दिन के लिए, उसको कॉल मनी कहते हैं। एक बैंक अगर दूसरे बैंक से लोन लेता है, सो कॉल मनी के लिए जो पेमेंट होता है वो आरबीआई की तरफ से एडजस्ट होता है। मतलब एक बैंक ने लोन लिया, वापस कैसे होगा, पहले तो लेंगे कैसे, आरबीआई ट्रांसफर करेगा, वापस कैसे होगा, आरबीआई ट्रांसफर करेगा। सो इन बोथ द केसेस आरबीआई इज देयर टू सेटल एवरीथिंग। सो दो बैंक के बीच का सेटलमेंट कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा फंक्शन बैंक का वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई इज द लास्ट डोर टू नॉक। सब जगह चले जाओ, भटक लो, लोन ले लो, पर जब फाइनली हम अटक जाते हैं, यार अब ना हो रहा है, हो पाएगा, अब हम अटक गए, अब कहां जाए, तो जो आखिरी दरवाजा है जिसको हम तोड़ेंगे, नॉक करेंगे, भैया प्लीज मदद कर दो, वो कौन होगा, आरबीआई। आरबीआई हमेशा खड़ा है कि भैया जब चाहे मेरे पास आ जाओ, मैं मदद करूंगा ही करूंगा। सो आरबीआई को मदद करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आरबीआई अगर नहीं करे मदद तो, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीआरआर एसएलआर डिपॉजिट करते हैं, सीआरआर करते हैं, एसएलआर तो खुद के पास करते हैं, लेकिन हम सीआरआर डिपॉजिट करते हैं। आरबीआई एक बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना है, आरबीआई को लड़ना नहीं है, नहीं नहीं तुम तो ऐसा नहीं करते मेरे पास, तुमने तो कभी डिपॉजिट लोन भी नहीं लिया मेरे से, ऐसा नहीं होता। आरबीआई हैज टू मेंटेन द इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम। सो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी विल गो टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा फंक्शन क्या है भैया, तीसरा फंक्शन लिख लो। So third function is banker to the government. लिखो सब बच्चों, banker to government, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक है। अब गवर्नमेंट का बैंक है तो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो समझ लेते हैं। गवर्नमेंट का बैंक मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट के लिए सारे बैंकिंग ऑपरेशंस करता है। कुछ ऑपरेशंस बस हमको लिस्ट डाउन करने
कि उन ऑपरेशंस को बोलते कैसे हैं। सो लैंडिंग, बोरोइंग, ये तो है ही फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज आरबीआई एडवाइजर है। एडवाइजरी फंक्शन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी कभी कोई एडवाइस लगती है, दिल गो टू आरबीआई। नोटबंदी के टाइम पे या कोई भी 1991 के टाइम पे उनको आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ता है कि यार फाइनेंस मैटर में, मनी मैटर में अगर हम उलझ जाते हैं तो आप आओ, आप सपोर्ट करो, समझाओ, क्योंकि यू आर द फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ दिस नेशन। आप फाइनेंस की, मनी की सबसे ऊपर अथॉरिटी हो। सो एडवाइजरी फंक्शन होता है। थर्ड इज इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई देखता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट पेमेंट लिख सकते हो अलग से अगर करना हो तो। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ग्रांट एड होता है, यहाँ पे ग्रांट का मतलब है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट पेमेंट अलग कर दिया। सो किसी को ग्रांट देना है, एड देना है, किसी स्टेट को पैसा देना है, तो ये सब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यही काम है आरबीआई का एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक। देन फोर्थ इज कस्टोडियन ऑफ। अच्छा, ये पॉइंट्स देने का मतलब क्या है तुम्हें? कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो तुम्हें लिखना है। ये 3 पॉइंट्स तुम्हें पैराग्राफ कंप्लीट कर, ये 3 पॉइंट्स से लिख के आने बस, जो मैंने अभी बताया लास्ट, उसके पहले के 3 पॉइंट्स और उसके पहले के 3 पॉइंट, तुम्हें 3-3 पॉइंट्स करके पैराग्राफ लिखने। 3-3 पॉइंट्स कम से कम इसलिए दे रहा हूं, 4 भी हो सकते हैं, कि तुम्हारे पास लिखने का एक बेस मिल जाए जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 3 नंबर से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अलग अलग 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, मतलब करेंसी अथॉरिटी 3 नंबर का आएगा, बैंकर्स बैंक 3 नंबर का आएगा, बैंकर टू द गवर्नमेंट आएगा, और जो फोर्थ है दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करके लिखा है तुम्हारे पास, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तुम लोगों ने नोट डाउन कराओ। सो आरबीआई हैज द कस्टडी टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। सो आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, आरबीआई ने अपने उसमें डाला कि अब ये फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगी नहीं होगी, ये हम डिसाइड करेंगे। कब मनी सप्लाई, फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ाना है, कब कम करना है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके नीचे एक लाइन लिख लो, टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोलते हैं, इसलिए मैं फॉरेन एक्सचेंज लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेक्स हो सकता है कंफ्यूजन हो बोर्ड में लिखते टाइम, तुम्हें नहीं, सामने वाले को। तो ये बात याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज या डिक्रीज अगर करना है, सप्लाई, देखो डिमांड तो चेंज नहीं कर सकता, सो वो किसके हाथ में? आरबी। ये एक पॉइंट पूरा फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी को एक्सप्लेन कर देगा। आरबीआई की बहुत सारी एजेंसीज होती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मल्टीपल बैंक्स हैं। तुम बैंक में जाओगे तो लिखा होगा आज का फॉरेन एक्सचेंज रेट ये चल रहा है, मतलब वो बैंक आरबीआई का एजेंट बैंक है जो फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर सकता है। सो हर बैंक में नहीं होता, आरबीआई की परमिशन जिस बैंक में हो उसी बैंक में होता है। वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर, बहुत सारी आरबीआई की एजेंसी होती है जहां पे तुम फॉरेन करेंसी को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास होता है, तुम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक को एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन। पर ये परमिशन जिस दिन आरबीआई रोकना चाहे रोक सकता है। ये हो गए 4 पॉइंट्स, करेंसी अथॉरिटी से लेके कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी तक। अब जो 5वां पॉइंट है, मैंने उसको क्यों अलग रखा है, क्यों मैं बोल रहा था उसको लास्ट में पढ़ना। बाकी चारों पॉइंट्स 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं और बनाते ही है। जो 5वां पॉइंट है वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, वो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, वो अपने आप में एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, और उसके अंदर एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो जो 5वां पॉइंट है वो देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होने वाला है। द 5th पॉइंट इज क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, आरबीआई के जो है। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स? आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट देता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे, ध्यान से सुनना, कमर्शियल बैंक जो लोन देता है, क्रेडिट देता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो।
इन्फ्लेशन के टाइम पे आप सोचोगे कि लोन ना जाए मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोन देने से वो प्राइसेस और फर्दर इन्फ्लेट होते हैं। ड्यूरिंग डिफ्लेशन यू वांट commercial bank to lend money, to float money, to circulate money so that money supply increases और लोग खरीदे सामान और डिफ्लेशनरी सिचुएशन कवर हो जाए। सो यू मेंटेन क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक का क्रेडिट सिस्टम अकॉर्डिंगली। मेंटेन करने के लिए यू हैव टू पॉलिसीज। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसको जल्दी समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। पहले क्वांटिटेटिव समझते हैं। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट है सीआरआर, सेकंड है एसएलआर। इन दोनों को हमेशा एक साथ समझेंगे, दोनों मिला के कहलाता है एलआरआर। चल, व्हाट इज सीआरआर? हर कमर्शियल बैंक को, एक बार बोलूंगा ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूं। सिंपल है, एवरी कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक को हैज टू कीप certain amount. The amount is decided by Reserve Bank of India. The percentage is decided by Reserve Bank of India. So every commercial bank has to maintain certain amount of the liquid assets. Liquid assets का मतलब होता है कैश। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जितना सिंपल करेंगे यहां घुस जाएगा। हमेशा तुम लोग को मैंने बोला हुआ है, हमेशा बोलता भी हूं हर बच्चे को कि यहां एक बार घुस जाए चीजें, फिर तुम्हें कोई लैंग्वेज बैरियर्स वर्क नहीं करते। सो हर कमर्शियल बैंक को अपने कैश का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। एग्जाम्पल मान लो 5%, ये एग्जाम्पल है। सो हर कमर्शियल बैंक को अपने कैश का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास सिक्योर रखना होता है। दिस इज टू बी केप्ट विद आरबीआई, ध्यान रखना। व्हाट इज एसएलआर? आफ्टर सीआरआर, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना। सीआरआर निकलने के बाद हर कमर्शियल बैंक को अपने कैश का कुछ हिस्सा खुद के पास रखना होता है ना। आफ्टर सीआरआर, सीआरआर अलग कर दो, 5%, बचा हुआ हिस्सा 95% का कुछ हिस्सा, एग्जांपल ले लेते हैं अपन 25%। सो हर कमर्शियल बैंक को मान लो 25% जो पैसा है दैट इज टू बी केप्ट विद बैंक इटसेल्फ। जब भी कभी इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो आरबीआई बोलता है इस पैसे को जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो। तो ये पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए ही होता है। फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, कैश का हिस्सा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज कंपल्सरी आप अपने पास अलग निकाल के रखो। रीजन क्या है? वेन एवर फाइनेंशियल नीड कम्स, नॉट इमरजेंसी, इमरजेंसी नॉट राइट वर्ड, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आज तक लगी नहीं देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो whenever the financial need comes, you have to invest this money, ये जो पैसा है उसको तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा सरकारी सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दिस इज एसएलआर। थर्ड वन इज बैंक रेट, और इसी के साथ फोर्थ भी समझ लेते हैं, रेपो रेट। रीजन इज दोनों की डेफिनेशन सेम। सो बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। ध्यान से सुनना, एक ऐसा रेट जैसे हम लोग के लिए इंटरेस्ट रेट होता है ना, वैसे कमर्शियल बैंक के लिए बैंक रेट होता है। मुझे लोन चाहिए बैंक से, तो आई टेक लोन ऑन इंटरेस्ट रेट। इफ कमर्शियल बैंक टेक्स लोन, दे विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट। तो बैंक रेट बैंकों का इंटरेस्ट रेट होता है। सो बैंक रेट, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेना है तो आप बैंक रेट पे लोन लेते हो। सो जो व्हाट इज रेपो रेट, सेम डेफिनेशन, लेकिन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। रेपो रेट की डेफिनेशन क्या हुई? अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या हुआ? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अंतर क्या है जल्दी समझते हैं। अंतर है जिस रेट पे हम बैंक रेट पे हम बात करते हैं उसके लिए कुछ सिक्योरिटी देनी होती है। भाई मैं लोन लूंगा, आई एम अ बैंक, आई टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, व्हाट आई डू, मैं अपनी कुछ सिक्योरिटी, मॉर्टगेज, गिरवी रखना हम आरबीआई के पास रख देंगे। अब आरबीआई ऑलरेडी कोई चीज गिरवी रखी हुई है, हमने लोन वापस करना शुरू कर दिया, 15 साल का लोन था, हमने 12-13 साल वापस कर दिया। लोन सिक्योरिटी तो आरबीआई के पास ही है, 12 साल लोन वापस कराए, 5 साल मान लेते, छोटा अमाउंट लेते हैं। सो छोटा टाइम के लिए हमने 4 साल लोन वापस कर दिए, 1 साल का और बचा हुआ है, 5 साल की सिक्योरिटी थी। तो हमने आरबीआई से बोला यार 4 साल वापस तो कर दिया है, 4 साल जितनी भी सिक्योरिटी वापस हो चुकी है वो सिक्योरिटी तो आप हमें नहीं दे रहे हो, आपके पास ही रखी हुई है, अभी भी 1 साल और देना है।
क्यों ना 1 साल का और लोन दे दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे। तो आरबीआई दे देता है। अब जो लोन लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज ऑफर रेट। क्योंकि जो सिक्योरिटी हम 4 साल में पैसा चुका चुका के परचेज कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हमने वापस से लोन ले लिया, क्योंकि वो सिक्योरिटी आरबीआई के पास ही थी। सो री परचेज ऑफर रेट इज रेपो रेट। देन फिफ्थ वन इज रिवर्स रेपो रेट। नाम से समझ जाओ, रिवर्स मतलब इसका उल्टा। नाम यहां पे मैं लिख देता हूं, रिवर्स। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती, अब आरबीआई को क्या जरूरत पड़ती कमर्शियल बैंक से लोन लेने की, बस पैसा नहीं है। पैसा है पर एम क्या है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करना, तभी आरबीआई को पैसा लेना पड़ता है कमर्शियल बैंक से वापस। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल सा पॉइंट है, इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आरबीआई को लगता है कि यार इन्फ्लेशन ज्यादा आ रहा है या डिफ्लेशन ज्यादा आ रहा है, सो वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो ओपन मार्केट में बेच सकती है। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी उसको खरीदेगा। पब्लिक क्यों खरीदेगी, अच्छा इन्फ्लेशन के टाइम पे आप बेच देते हो, पब्लिक क्यों खरीदेगी, क्या फायदा पब्लिक को, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है पहली चीज, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट ज्यादा रिटर्न मिलेगा, है ना। सो रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। सो पीपल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फायदा मिल गया, लोगों को, देश को फायदा हो रहा है, सो लोग खरीद लेते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। आरबीआई का फायदा क्या, मनी सप्लाई कम हो गया, डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज वापस बाय बैक करेगा, सो मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल। सो दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट जिससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। इसी के बाद हम पढ़ते हैं जल्दी से क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का अंतर समझना। क्वांटिटेटिव में यू कैन इजीली क्वांटिफाई कि इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन, और मनी सप्लाई कम हो रही है ज्यादा, हम तुरंत क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्वांटिफिकेशन नहीं होता, हमें नहीं पता चलेगा कितना चेंज आ रहा है, फिर भी समझते हैं। सो क्वालिटेटिव का फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तुमने मान लो 50 लाख का तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है, तुमने उसको गिरवी रखा, आरबीआई बोलेगा कि इनको 50 लाख के ऊपर 80% तक का ही लोन दो। 80% इज 40 lakhs, 20% दैट इज 10 लाख अपने पास मार्जिन निकाल के रखो, कल को भाग गए तो एक अलग बात है, लेकिन सोचो तुमने 20% मार्जिन निकाल के मनी सप्लाई को कम कर दिया। अब ये मार्जिन अगर 20 से 40% का हो जाएगा, ध्यान से समझना, सो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो 80 से 60% पे आ जाएगा। मतलब जो पहले 40 लाख लोन जा रहा था, अब वो लोन सिर्फ और सिर्फ 30 लाख जाएगा। सो मार्केट में लोन कम गया तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन बढ़ा के तुम लोन अमाउंट कम कर देते हो, दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज और लोन का अमाउंट। मॉर्गेज 50 लाख, लोन का अमाउंट 40 लाख, डिफरेंस है 10 लाख, 10 लाख इज मार्जिन। सो बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन यू कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई। इसको वापस से देख लेना, समझ में आएगा गारंटी। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अब सिलेक्टिव क्या होती है, मार्जिन वर्ड से याद रखना बस मार्जिन रिक्वायरमेंट को, मार्जिन वर्ड अपना अपने आप में एक अलग वर्ड है ना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज, मान लो एक सेक्टर है फार्मिंग सेक्टर। अब फार्मिंग सेक्टर के साथ क्या होता है, पूरे देश में इन्फ्लेशन आया हुआ है। पूरे देश में इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, एवरीवन हैज इनफ मनी टू परचेस एनीथिंग, बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, ऐसा इन्फ्लेशन मान रहा है। पर फार्मर्स बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। भाई इन्फ्लेशन आ रहा होगा, आप बिल्कुल बोल रहे हो मनी सप्लाई ज्यादा, लेकिन हम ना उसका पार्ट है, ना हमारी वजह से आया, ना हमारे पास है। तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, इनको अलग कर देते हैं। तो बाकी देश के लिए जो पॉलिसी बनी वो तो बनी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट सब बढ़ा दो, इनके लिए पॉलिसी अलग बनाओ, इनको इंटरेस्ट रेट फ्री में करो, इनको अभी भी इनके लिए अलग पॉलिसी बन रही। देश में क्या हो रहा है, देश में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, रिजिड मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है, इनके लिए लिबरल इजी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये कैसे हुआ, हमने सिलेक्टिव सेक्टर के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अलग पॉलिसी बनाई। तो हाउसिंग के लिए अलग पॉलिसी बनेगी सिलेक्टिव, फार्मिंग के लिए अलग पॉलिसी बनेगी सिलेक्टिव, आईटी के लिए अलग पॉलिसी बनेगी सिलेक्टिव। तो जब किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पॉलिसी बनती है तो वो कहलाती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। द लास्ट वन इज मॉरल सुएशन। बहुत अच्छा लगता है मुझे पॉइंट पढ़ाना भी सिंपल है क्योंकि बहुत ज्यादा। सो मॉरल सुएशन क्या हुआ, मॉरल सुएशन इज
Suasion is a kind of pressure created on banks, mental ethical pressure जिसे बोलते हैं. So moral suasion is चिट्ठी विट्ठी लिखना. So आरबीआई क्या करता है? आरबीआई करस्पॉन्डेंस करेगा, चिट्ठी लिखेगा, मीटिंग करेगा कमर्शियल बैंक के साथ, बैठेगा उनके साथ, समझाएगा उन्हें कि यार बाकी सारे बैंक मान चुके हैं, भले ही तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है, मान जाओ. तो बैंक मान जाता है क्योंकि बोल कौन रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात सुनना मजबूरी नहीं बोलूंगा, लेकिन चलो जरूरी भी तो है. सो मॉरल सुएशन इज काइंड ऑफ एथिकल प्रेशर क्रिएटेड ऑन कमर्शियल बैंक्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एज पर द रिक्वायरमेंट. आरबीआई एक प्रेशर क्रिएट करता है. सो दीज आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अगेन क्वांटिटेटिव ज्यादा आने की चांसेस है, क्वालिटेटिव में मैंने देखा है ये दो आते हैं, इसमें से भी ये सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक. बाकी क्वांटिटेटिव ही पूछते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो मैं बोल रहा था, 2 टॉपिक का चैप्टर है. द नेक्स्ट टॉपिक इज credit creation by commercial bank. Now, every commercial bank creates credit creates loan more than they have. मतलब अगर उनके पास 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए से मनी बना देते हैं 500 बाय क्रिएटिंग क्रेडिट. कैसे करते हैं और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है समझते हैं शॉर्ट में. मान लो कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आया. कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उस 100 रुपए को लोन देगा. ये 100 रुपए आया ए से, ए ने डिपॉजिट करा 100 रुपए, ध्यान रखना. उन्होंने लोन दिया बी को. अब बी को जब लोन देंगे तो कमर्शियल बोलेगा ऐसा नहीं होता, हम ऐसे लोन नहीं देते, क्योंकि बी जो लोन मांग रहा है कल को भाग गया तो. सो बैंक ने बी से पूछा पैसा कहां देना है. बी ने बोला मुझे ना कार खरीदनी है. तो बैंक बोला ठीक है जो भी खरीदना है. अब 100 रुपए लिखा है तो मैं कार वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन कमर्शियल बैंक ने पूछा ठीक कहां पैसा देना है. उसने बोला मुझे सी को पैसा देना है. तो कमर्शियल बोला ठीक है 100 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं दे रहे, तुम्हारे नाम पे सी के अकाउंट में डाल देंगे. कितना? 100 रुपए. तो सी के अकाउंट में कितना आ गया? 100 रुपए. सी ने इसको सामान बेच दिया, इसके अकाउंट में 100 रुपए थे, इसके अकाउंट में 100 रुपए आ गए, 200 रुपए क्रिएट हो गए. अब सी के पास पैसा आया. सी ने बोला अभी तो मुझे जरूरत नहीं, पड़े रहने दो. तो एक बंदा और आया डी नाम का, उसने बोला मुझे भी लोन चाहिए और मुझे पता है आप लोग मुझे डायरेक्ट नहीं दोगे, मुझे ई को लोन देना है, ई से मुझे सामान खरीदना है 100 रुपए का. सो बैंक ने ई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया. इस तरीके से 100 का 200, 200 का 300 क्रिएट होता चला गया. दिस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन. ये कहीं तो रुकेगा नहीं, रुकेगा तो इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा हो जाएगा. असली पैसा तो 100 ही रुपए. तो ये जो लोन क्रिएशन हो रहा है इसको मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन, लोन क्रिएशन, बहुत सी चीजें बोलते हैं. पर हम 2 ही चीजों पे वर्क करेंगे. 2 नाम इसके होंगे, मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. ये बात ध्यान में रखना. देखो मीनिंग लिखा हुआ है तुम्हारे सामने. मीनिंग इज इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट मनी. जितनी बार कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर सकता है. अब इसके अजम्पशन समझते हैं. इसको आंसर को तुम फ्रेम कैसे करोगे? सबसे पहले अजम्पशन इज ऑल बैंकिंग सिस्टम इज वन कॉमन यूनिट. जैसे मैंने यहां पे माना, मैंने ये नहीं बोला यार ए का बैंक कौन सा है, बी का बैंक कौन सा है. बैंक तो बैंक है ना, पैसा तो इकोनॉमी के सारे बैंक में आ रहा है, तो क्यों ना हम सबको एक ही बैंक मान ले कि एक कॉमन है बैंक. सो ऑल बैंक्स आर वन कॉमन यूनिट, दैट इज बैंक. अलग अलग यूनिट नहीं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ रहा है. दूसरा, we have to accept this fact that all transactions are enrouted through done through कमर्शियल बैंक. हमें मानना पड़ेगा कि सारे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. कैश ट्रांजैक्शन होगा तो चीजें चेंज हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, हम जो लोन देंगे वो लोन सीधे अकाउंट में नहीं डालेंगे, कैश लोन नहीं देंगे, हम लोन ट्रांजैक्शन के थ्रू होगा. मतलब बी को लोन चाहिए तो सी के अकाउंट में पैसा जाएगा. तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होने वाले. अगर ये अजम्पशन नहीं हुआ तो बैंकिंग सिस्टम को हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे काम करता है. तो 2 अजम्पशन है, सारे बैंक एक कॉमन यूनिट है, और दूसरा बैंकिंग सिस्टम से ही सारे ट्रांजैक्शन होने वाले. नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस. तुम्हें लिखना कैसा है? अजम्पशन, देन प्रोसेस, देन कंक्लूजन. ये 3 पॉइंट पे पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा, याद रखना. अजम्पशन फर्स्ट, देखो मीनिंग तो लिखोगे, सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया था. फिर अजम्पशन 2 हो गए, फिर तुम्हें प्रोसेस लिखना है. अब प्रोसेस लिखने का सीधा तरीका, तुम पहले ही बॉक्स बना लो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाए, और 2 या 3 से ज्यादा स्टेप्स पे काम मत करना.
बोरिंग होता है, मोनोटोनस हो जाता है। सो तुमने प्रोसेस क्या लिखा, इनिशियल डिपॉजिट कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा होगा इनिशियल डिपॉजिट इज 100 रुपी, जिसमें से अगर हमने माना है कि एल आर आर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एल आर आर इज सी आर आर प्लस एस एल आर मिला के एल आर आर है। तो टोटल निकाल के कितना रखना है पैसा, ये आरबीआई के पास, ये खुद के पास, मतलब इतना पैसा अलग हो गया। तो इतना पैसा अलग हटाने के बाद बैंक के पास कितना बचा देने के लिए, तो बैंक ने बोला हमारे पास 100 रुपए में से 20 रुपए तो चला गया, 0.2 एल आर आर है, तो हम 80 रुपए का लोन देंगे। जैसे ही लोन देंगे 80 रुपए का, वो लोन किसके अकाउंट में आ जाएगा, सी के। तो ये सी का क्या बन गया, डिपॉजिट। ये इनिशियल डिपॉजिट था, अब सी का डिपॉजिट हो गया। अब सी से क्या हुआ, फिर आरबीआई ने कुछ पैसा निकाल के रखा है ना, 20 रुपए यहां निकाला, 16 रुपए यहां निकाला, फिर क्या करा आरबीआई ने, फिर लोन दे दिया उठा के किसी को, जिसको लोन दिया वो फिर से वापस आएगा, कितना आएगा वापस, 64। यहां कितना आया, 80, 80 16, यहां हो गया 64, 51.2, मतलब पैसा आता जा रहा है। ये इसका डिपॉजिट था, ये इसका डिपॉजिट है, हर डिपॉजिट में से एलआरआर निकलेगा 51.2, मतलब पैसा निकलता रहेगा, डिपॉजिट आता रहेगा, एट दी एंड तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो लोन बनाया है, 100 रुपए से 80 रुपए बनाए, 80 रुपए से 64 बनाए, 64 से 51.2 बनाए, ये चलता रहेगा। ये कहां रुकेगा, जहां पे ये खत्म ना हो जाए, या फिर ऐसे मानो कि जो एलआरआर है वो पूरा मिला के 100 के बराबर ना आ जाए, जो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर, इतना पैसा जो 100 रुपए वो खत्म हो जाएगा। सो फाइनली कितना पैसा क्रिएट होगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला लिखा होगा वहां पे, मैं इसको हटा देता हूं। फॉर्मूला इज टोटल डिपॉजिट जितना होने वाला है उस लाइन में, वो होता है जितना इनिशियल डिपॉजिट है मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट मनी, कितनी बार क्रिएट कर रहा है, 100 रुपए का कितने टाइम्स, कितने गुना, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 10 टाइम्स, कितने टाइम क्रिएट कर रहा है। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, रेसिप्रोकल ऑफ LRR। इसका मतलब है जितना ज्यादा LRR होगा, देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। सो 1/LRR, तो क्या हो गया, इनिशियल डिपॉजिट कितना है हमारे पास, अभी कितना था, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/0.2, हमारा LRR कितना था, 0.2, अभी भी लिखा हुआ है देखो साइड में। सो ये हो जाएगा 1/0.2 का मतलब है 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 500। अब अगर ये वैल्यू बढ़ जाती तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती, ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं आगे की स्लाइड में बताता हूं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, LRR 0.1 और LRR 0.5 पे भी इसको निकाल लेते हैं। दिस इज द कंक्लूजन, मैं निकाल के दिखा देता हूं एक बार जल्दी से। अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR ले लू 0.1, तो ये आ जाएगा 1000, और इनिशियल डिपॉजिट मतलब कम होते ही बढ़ गई वैल्यू, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1/0.5 अगर ले लें, 0.5 ही लिया ना, हाँ, तो ये है 100, ये है 100, तो ये हो जाएगा 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 200, मतलब कम करते, ये बढ़ाया वैल्यू कम हो गई, कम करा वैल्यू बढ़ गई। सो एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स, ये भी याद रखना। सो कंक्लूजन, बच्चे पूछते हैं कंक्लूजन कैसा होगा, कहां खत्म करेंगे, सो कंक्लूजन ही न्यूमेरिकली कर लो, कंक्लूजन न्यूमेरिकल के साथ कर दो, टेंशन खत्म, इजी हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। चलो क्या क्या पढ़ लिया भैया हमने अभी तक, तुमने पढ़ लिया फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, 4+1, 4 कौन कौन से, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विथ पॉइंट्स, 3 पॉइंट सब में है पैराग्राफ वाइज। फिर तुमने पढ़ा लास्ट फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, उसको हमने अलग से पूरा पढ़ा, 2 फंक्शन थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इट्स अ क्वेश्चन इटसेल्फ, 6 नंबर का क्वेश्चन है। मीनिंग सबसे पहले, अजम्पशंस 2, प्रोसेस 2 पॉइंट तक एक्सप्लेन करना टेबल के साथ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, लास्ट इज कंक्लूजन, प्योर न्यूमेरिकल। कंक्लूजन क्या करोगे कि जितना ज्यादा एलआरआर होगा उतना कम मनी क्रिएशन होगा, जितना कम एलआरआर होगा ज्यादा मनी क्रिएशन, 2 एग्जाम्पल डाल देना, परफेक्ट सा आंसर हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा 6 नंबर मिलने से। तो ये था पूरा बैंकिंग
चैप्टर। होप समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। रिवाइंड करके देखना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आगे जाके कर सकते हो आराम से। थैंक यू।